करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा सेगमेंट है वो क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का है, जहां पर हम पार्ट 2 को डिस्कस कर रहे थे उसमें। और कहा जाए तो हमारा शीत युद्ध का दौर चल रहा था। ये शीत युद्ध का दौर खत्म होते हुए हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द्विध्रुवीता का अंत। अब यहाँ पर द्विध्रुवीता का अंत को हम पढ़ने वाले हैं, उससे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। और कहा जाए कि उम्मीद करते हैं कि आप सब इस बार एक सेफ, एक अच्छा दिवाली मनाने की कोशिश करेंगे और कुछ न कुछ अपना एम जो है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, फिलहाल अभी आप जो लोग कोई ना कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई बोर्ड देने जा रहा है, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। तो नमस्कार, आज के जो हमारे लेक्चर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो दो ध्रुवीयता का अंत पर है, जो कि सिविक्स का एक अहम भूमिका निभाता है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और अगर आप कोई बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पे पूछे जाएंगे, बोर्ड्स की बात है तो वहाँ पे पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और कुछ कहानी इंटरेस्टिंग चीजें जहाँ पर आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई है क्या वास्तव में। अच्छा, ध्रुव का मतलब आप समझते होंगे, जहाँ पोल्स होते हैं। अब ज्योग्राफी के शब्दों में कहा जाए, नॉर्थ नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एग्जाम्पल में आप लोग समझ चुके हो भाई, दो पोल्स हैं। पर ये जो बात हो रही है, राजनीति की बात हो रही है। और राजनीति का बात जब होता है तो कहीं ना कहीं विचारों की बात होती है, विचारों की बात होगी, या जो भी चीजें चल रही हैं जियो पॉलिटिकल, वो सब चीजें इसमें एंगल्स जुड़ जाते हैं, तो ये बहुत टफ हो जाता है। तो आपको हम साधारण सब समझाते हैं। देखिए, दो ध्रुव का मतलब क्या है, पहली बात है। अब दो ध्रुव जो है राजनीतिक में क्या है, पहली बात है इन दोनों की विचार शक्ति, जो कि मैंने शीत युद्ध में समझा दिया था कि दुनिया में दो विचार शक्तियां उभरी हैं, एक पूंजीवादी, एक समाजवादी। जो एक तरफ पूंजीवाद का समर्थन कहीं ना कहीं अमेरिका कर रहा था, जो कि यूरोप के बाद एक बड़ा देश बन के उभरा था। और वहीं जो दूसरी बात थी, रूस, जो कि समाजवादी विस्तार विचार को आगे बढ़ा, जो कि कार्ल मार्क्स के विचार थे। तो अब यहाँ इन दोनों में प्रतिद्वंद था, इन दो विचारों में लड़ाई झगड़े चल रहे थे। पर ये लड़ाई झगड़े मनोवैज्ञानिक थे, ना कि कहीं ना कहीं आप देखोगे तो दुनिया भर में हलचल हुए, बात अलग है। कहीं ना कहीं दुनिया भर में बहुत सारी सत्ता बदल गई, वो बात अलग है। पर अब हम जब हम राजनीति की बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो इस दुनिया में दो ही ध्रुव दिखे, जो कि विचार की शक्ति से, अर्थव्यवस्था की शक्ति से और विकास के स्तर पर अपना ग्रोथ तेजी से किए, 1947 से लेकर 1990 के बीच में। अब इन्हीं को हमने थ्रू मान लिया कि भैया, जो भी अमेरिका आप देख रहे हो, यूरोप जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में फंस के खत्म हो रहा था, उसके पास उतना डेवलपमेंट करने की क्षमता नहीं बची थी। वहीं दुनिया में अमेरिका और रूस ने इतना डेवलपमेंट किया और इतने बड़े विकास के स्तर पे पहुंच गए, जहां पर हम उसको अतुल्य कह सकते हैं, जहां की कोई तुलना नहीं की जा सकती। अब यहाँ पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इस जो दो ध्रुव शक्तियां थी, इन्होंने बहुत सारे शस्त्रों का निर्माण किया, जो समय समय पे बाद में चलकर डिकम्पोज किया गया कि भाई समय समय पे इनको डिकम्पोज किया जाए। और बहुत जगह वॉर्स हुए, जहां पर आप देखोगे वियतनाम में फंसा, वियतनाम के अंदर आज भी बॉम्ब मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो दो ध्रुव थे, जिनके पास विचार की शक्ति, अर्थव्यवस्था की शक्ति और बहुत सारा पावर था, जिससे ये क्या बन गए, दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में उभर रहे थे। अब इन्हीं महाशक्तियों का नाम पढ़ के आगे चलकर हम उसको क्या कहते हैं, केंद्र। अब राजनीति में केंद्र का मतलब समझ गए कि मतलब केंद्र का मतलब वो स्थिति है जहां पर एक देश पूरी तरह संपन्न होने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर जो देख सकते हो, दुनिया में दो ही देश थे, जो कि एक था यूएसएसआर, जिसका नाम सोवियत रूस था, एक वो केंद्र था। और एक कहीं ना कहीं अमेरिका था। और इन्हीं से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही थी, भारत भी प्रभावित हुआ। मैंने इस पर एक लेक्चर अलग से बना रखा है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ चुका कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, इस लेसन को एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ तक जब आपको क्लियर हो गया, तो एक छोटा सा बैकग्राउंड ये भी है कि जब आप देखोगे कि 1990 के आसपास रूस में आंतरिक विघटन शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं वहाँ के जो देश रहते हैं, असल में मान लीजिए युद्ध में इतना ज्यादा उलझे रहते हैं, या मान लो उनके अंदर आंतरिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण रूस का विघटन शुरू हो जाता है, यानी यूएसएसआर का टूटना शुरू हो जाता है। अब इसी यूएसएसआर के टूटने की प्रक्रिया जब बड़े रूप में होती है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ सामने आता है। ये अमेरिका का हाथ इसलिए भी सामने आता है कि भैया, इसने, आपको पता होगा कि रूस के जो आंतरिक हलचल हो रहे थे, कहीं ना कहीं उसके अमेरिका का भी प्रभाव उसमें था। अब इसको आज तक क्लियर नहीं किया गया रूस की तरफ से भी और कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से भी, क्योंकि शीत युद्ध के टाइम की बात हो रही है। और कहीं ना कहीं रूस की समस्या भी थी कि रूस का क्षेत्र बहुत बड़ा था, उसको कंट्रोल करना और अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था रूस के लिए। तो रूस उस अर्थव्यवस्था को एक तरह से, चैलेंज को पूरी तरह से एक निभा नहीं पा रहा था। तो एक समस्या ये थी दुनिया भर के लिए। तो अब हम देखते क्या है कि जब ये सब कुछ चल रहा है इस दुनिया के अंदर, रूस की समस्या अलग बढ़ रही है, अमेरिका दुनिया में विकास करने के चरम पे चल रहा है। छोटे में या पूरी तरह से मैंने डिफाइन कर दिया किस तरीके से दो ध्रुव बने राजनीति में। पहले जो ध्रुव था वो अमेरिका था, वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन जहां जहां अपने अधिकार क्षेत्र को छोड़ा, यानी जो कब्जा वाला क्षेत्र था उसको छोड़ा, वहां वह अमेरिका अपना प्रभाव स्थापित किया विचारों के माध्यम से। सेम टू सेम अब आप देखोगे, कार्ल मार्क्स के जाने के बाद रूस उसका मसीहा बन गया और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, स्टालिन की मदद से, लेनिन की मदद से।
अब वो समय समय पे उसका डिक्लाइन भी हुआ और कहीं ना कहीं अपग्रेड भी हुआ। अब देखो क्या होता है कि इसी बीच हम देखते हैं कि दुनिया भर में शस्त्रों की होड़ लग जाती है। अब शस्त्र मतलब भाई जो परमाणु बम बने, परमाणु बम अमेरिका बनाया, अमेरिका से ब्रिटेन, ब्रिटेन से फ्रांस, फ्रांस से रूस, रूस से चीन। अब ये जो अब जो देखो सर्कल कहीं ना कहीं, ये जो परमाणु बम था वो अमेरिका के पास था, तो रूस के पास एक डर ये था कि भैया अमेरिका एक दुनिया में वर्चस्व सबसे शक्तिशाली देश बन चुका है, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं था। क्योंकि आपको पता होगा लोग डरते थे जापान और नागासाकी में जो भी हुआ, जापान के जो नागासाकी हिरोशिमा में जो हुआ वो कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका इसका सॉल्यूबल चीज जानता है, किस तरीके से ये बम बना है और किस तरीके से इसकी प्रोसेसिंग है, वो अमेरिका के पास ही था। पर आपको पता होगा कि ब्रिटेन के साथ शेयर किया गया, आगे चल के ब्रिटेन ने फ्रांस को शेयर किया, फ्रांस फिर आप देखोगे इस तरह से रूस में आया, रूस से चाइना में आया। तो रूस ने जो था अपना बाद में चल के मेकिंग किया परमाणु बम का, और कहीं ना कहीं अमेरिका से ज्यादा शक्तिशाली बम को बनाया। और कहीं ना कहीं फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या है कि कुछ पावर चीन या कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया के पास भी जाते हैं। अब आप देखोगे तो कहीं ना कहीं दुनिया में जब ये सारे जो शस्त्र थे, कहीं ना कहीं जब दुनिया के बहुत सारे देश 1947 के बाद आजाद हुए, चाइना, भारत, दुनिया भर में जो भी ऐसे गुट निरपेक्ष देश थे जिनको हम तीसरे दुनिया के रूप में जानते हैं, इनका निर्माण हुआ, वैसे वैसे शक्ति के और भी केंद्र उभरने लगे। मतलब 1990 के बाद रूस तो खत्म हो गया, पर रूस के जाने के बाद भी हम देखते क्या है कि चीन जो था एक सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा था। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं क्या है कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं, जैसे आप देखोगे जिनको 7 एशियन कंट्रीज कहते हैं, इनका भी विकास ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अभी आसियान के देश भी अपना विकास करने में लगे थे, और भारत उस समय से थोड़े गड़बड़ थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु बम और भारत के पास परमाणु बम की क्या थी, एक तरह से संघर्ष चल रहा था। मतलब हमारा आंतरिक संघर्ष पाकिस्तान के साथ चल रहा था। इसी बीच बांग्लादेश का जन्म होता है, जो शीत युद्ध के काल में ही होता है। मतलब ये सारे टकराहट एक ही जगह पर एक ही स्थिति में हो रहे थे दुनिया भर में। अब हम देखोगे कि जो परमाणु बम था एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाया कि दुनिया में टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का, तो भारत ने भी आगे चल के किया। तो हम देखते क्या है 1990 के बाद जो दुनिया का एंगल बदला, वो जहां जहां परमाणु बम था या जहां जहां ऐसे शस्त्र का निर्माण हुआ जो कि घातक हैं, जो कि मानव जाति के पूरे सर्वनाश के लिए एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी ले सकते हैं, उनको, उन हथियारों के जिस देश के पास है उनको हमने सर्वशक्तिमान मान लिया। जैसे भारत भी इस समय सर्वशक्तिमान बन गया क्योंकि उसके पास परमाणु बम है, और जिन देशों के पास परमाणु बम नहीं है उनको कहीं ना कहीं संतुलित करने का काम किया। मतलब इस देश में सभी देशों के पास परमाणु बम नहीं है, कुछ गिने चुने 12 देश हैं जिनके पास ये अवेलेबल है, वो भी टेक्नोलॉजी शेयर करने की वजह से। आज आप देखोगे दुनिया भर में जिन जिन देशों ने अब तक और भी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया अपने सीमा की सुरक्षा के लिए, चाहे वो बम बनाकर, चाहे वो किसी न किसी घटनाओं को देख कर कि सीख कर, तो वो डेवलप कर रहे हैं और आज भी वो देश सर्वशक्तिमान बन रहे हैं। रीजन ये है कि वो आर और भी वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। मतलब आज हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी मिलकर कहीं ना कहीं एक देश की सुरक्षा को और कहीं ना कहीं उसको विश्व शक्ति बनाने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, इसी लेसन के अंदर पढ़ेंगे, तो चलिए कुछ चीजों को लिख के समझ लेते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए इस लेसन का नाम दो ध्रुवीयता है। आपको मैंने बता दिया ध्रुव बनते कैसे हैं राजनीति में। अगर एक देश को ध्रुव बनना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज होगी कि भैया उसके पास आर्थिक मजबूत हो, उसका आर्थिक बैकग्राउंड जो हो मजबूत हो, या आर्थिक समृद्धि में वो आगे हो, या उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो। मतलब सभी एक ही शब्द है पर गड़बड़ाइएगा नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए किसी देश की राजनीतिक स्थिति मजबूत है तो उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होनी चाहिए। और दूसरा कहीं ना कहीं उसकी तकनीक यानी टेक्नोलॉजी, भाई वो समय समय में चेंज करेगा। तीसरा उसका रिसोर्स संसाधन। चौथा उसका मेजर रोल, भैया अपने पास क्या निर्णय ले सकता है। दूसरा डिप्लोमेसी। ये सब मिलकर एक देश को ध्रुव बनाते हैं। अब ध्रुव का मतलब समझ चुके हैं, ये एक तरह से शक्ति हासिल करना है, और ऐसी शक्ति जो कि दुनिया भर में एक देश डोमिनेट कर सके। अब आप देखोगे तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक देश को डोमिनेशन करने के लिए मजबूर करती हैं। अब देखो जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगी उस देश का तकनीक मजबूत होगा, उस देश में रिसोर्स का अधिक यूज हो पाएगा, उस देश में मेजर, वो देश कहीं ना कहीं मेजर जो चेंजेस हो रहे दुनिया भर में, क्लाइमेट चेंज या कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसको वो डील कर पाएगा। डिप्लोमेसी अच्छी रहेगी तो कहीं ना कहीं संबंध अच्छे होंगे और वो रिसोर्स को और भी नया, मतलब एक तरह से सर्कल चल रहा है। और ये जो सर्कल है कभी खत्म होने वाला नहीं है जब तक एक देश है।
और यही क्या है, एक देश एक ध्रुव को ध्रुव बनाता है। जिस समय की बात हो रही इसने बता दिया मैंने, अमेरिका और रूस के बीच क्या थी, टकराहट थी। इसको हम विस्तार कहते हैं, सॉरी, इनके बीच टकराहट थी। पर 1990 के बाद दुनिया भर में और ध्रुव बने। करीबन आज दुनिया में 9 से अधिक ध्रुव हैं करीबन कहा जाए तो। आज दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो विश्व शक्तिमान के दर्जे पर कहीं ना कहीं कायम है। भारत भी इसमें से एक शक्ति है, क्योंकि इसकी भारत की सैन्य शक्ति, भारत की आर्थिक शक्ति, भारत की तकनीकी शक्ति, मतलब भारत तकनीकी में उभर रहा है।